हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का D24 एजुकेशन में। दोस्तों, इस चैनल पर बिल्कुल शुरू से जीके जीएस पढ़ रहे हैं। इंडिया जीके से जुड़े हम आपको टोटल 2000 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ये पार्ट 4 है और इस वीडियो के अंदर आपको 200 क्वेश्चन के बाद 300 तक क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद जीके जीएस से जुड़े जितने भी टॉपिक होते हैं, जैसे वर्ल्ड जीके, जीके क्विज, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी, स्पोर्ट, एसएससी, यूपीएससी, बैंकिंग, जितने भी टॉपिक है सबके बारे में हम एक एक करके जानेंगे और संपूर्ण जीके पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पे 201 नंबर प्रश्न है कि भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र जो स्थित है ना, वो हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 202 नंबर प्रश्न है कि भारत में यूरेनियम खाद्यान्न कहाँ स्थित है। तो यूरेनियम खाद्यान्न स्थित है आपका जादूगोड़ा में। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है कि भारत में नगरीय केंद्रों की वर्गीकृत संख्या है। तो नगरीय केंद्रों की वर्गीकृत संख्या जो है ना, वो टोटल है आपका 6। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। दोस्तों, 204 नंबर प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित उद्योगों में से किस उद्योग में सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे अधिक पूंजी निवेश हुआ। तो दोस्तों, सबसे अधिक पूंजी जो निवेश होता है भारत के अंदर लौह इस्पात में होता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अब भारत को ज़रूरत है इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में पैसा लगाने की, ठीक है, एआई के क्षेत्र में, क्योंकि दुनिया एआई के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ रही है और भारत बहुत पीछे है। लेकिन भारत में यूजर बहुत ज़्यादा है एआई का इस्तेमाल करने वाला। अभी हाल ही फिलहाल में डेटा आया कि एआई का इस्तेमाल भारत सबसे ज़्यादा करता है, ठीक है। तो अगला प्रश्न पढ़ते हैं। यहाँ पे 205 नंबर प्रश्न है कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी। तो भारतीय इस्पात प्राधिकरण की जो स्थापना किया गया था 1974 में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा, 1974। अगला प्रश्न देखते हैं। 206 नंबर प्रश्न है कि भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं। तो किस उद्योग में, तो कपड़ा के उद्योग में, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा हमारा, कपड़ा उद्योग। अगला प्रश्न देखते हैं। 207 नंबर प्रश्न है कि भारत में सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य है। तो भारत में सीमेंट उत्पादन राज्य में सबसे जो अग्रणी है वो है राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान। अगला प्रश्न देखते हैं। 208 नंबर प्रश्न है कि भारत में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना सन 1879 में निम्न में से किस स्थान पर लगाया गया था। तो भारत में प्रथम कागज का जो कारखाना है पहली बार लगाया गया था आपको मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पे 209 नंबर प्रश्न है कि भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी दोस्तों कहा जाता है आपका बेंगलुरु को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पे तो ऑप्शन कोई भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि बेंगलुरु में जो कर्नाटका में स्थित है वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है, और वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक हब है एक प्रकार से। चलिए, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बेंगलुरु, जो इसमें नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। 210 नंबर प्रश्न है कि भारत में प्रथम सूती कपड़े का कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था। तो प्रथम सूती कपड़े का कारखाना बम्बई में, ठीक है, लेकिन बम्बई का अब नाम हो गया है मुंबई, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा, सूती कपड़े का कारखाना आपको मुंबई में शुरू हुआ था पहली बार। अगला प्रश्न देखते हैं। 211 नंबर प्रश्न है कि भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट शहर स्थापित किया गया था। तो प्रथम स्टील प्रोजेक्ट शहर स्थापित किया गया था जमशेदपुर में। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 212 नंबर प्रश्न है कि भारतीय रेल को कितने क्षेत्रों में विभक्त किया गया है। तो दोस्तों, भारतीय रेल यानी कि भारतीय जोन की बात कर रहा है, या रेलवे जोन की बात कर रहा है। तो पहले दोस्तों 17 था, अब 2 बढ़ गया है, ठीक है, अब मिलकर हो गए हैं 19, ठीक है, 19। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 19। तो 19 रेलवे जोन है, ठीक है।
अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे 213 नंबर प्रश्न है कि भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं। तो रेल मार्ग की बात करें तो मुख्यतः 3 प्रकार के हैं यहाँ पे। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 214 नंबर प्रश्न है कि भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों भारत में बड़े बंदरगाहों की जो संख्या है ना, टोटल है आपका 13 दोस्तों यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर तो 13 होना चाहिए। माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। यहाँ पे 13 राइट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा। 13 सबसे प्रमुख बंदरगाह हैं। ठीक है, अगला बात करें तो यहाँ पे 215 नंबर प्रश्न है कि भारत का 40% सड़क परिवहन होता है। तो भारत का 40% जो सड़क परिवहन होता है वो होता है राष्ट्रीय राजमार्ग से। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग से। अगला प्रश्न देखते हैं 216 नंबर प्रश्न है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी। तो दोस्तों भारत में पहली बार जनगणना हुआ था आपको 1872 में। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। जब से हमारे पांडुरंग ये जो नरेंद्र मोदी जी हैं, जब से आए हैं भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से भारत में कोई जनगणना नहीं हो रही है। ठीक है ना, तो बड़ी दुख की बात है। जनगणना करना चाहिए, लेकिन ससुर जातियों का जनगणना कर देते हैं, लेकिन पूरी देश की जनगणना नहीं कर पा रहे हैं अभी। ओके, तो इसका राइट आंसर बी होगा, 1872 में पहली बार जनगणना हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं 217 नंबर प्रश्न है कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के बड़े देशों में भारत का कौन सा स्थान है। तो जनसंख्या की दृष्टि से अभी बात करें तो लोग अनुमान लगाते हैं कि भारत 1 नंबर पे है। ठीक है, लेकिन 2011 से तो जनगणना हुई नहीं है, और 2011 के जनगणना के अनुसार चाइना आगे थी। ठीक है, चाइना आगे था। तो दोस्तों अभी तो इसका राइट आंसर तो द्वितीय होगा, क्योंकि जनगणना तो हुआ नहीं है। ठीक है ना, कागजी पे तो कुछ है नहीं प्रथम। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी द्वितीय। ठीक है, द्वितीय इसलिए क्योंकि अभी जनगणना हुआ नहीं है, लेकिन हमारी जनसंख्या तो आगे बढ़ गई है, ये तो पता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे 218 नंबर प्रश्न है कि भारत का सर्वाधिक नगरीय वाला राज्य है। तो भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य है, तो नगरीकरण वाला राज्य है आपका गोवा। ठीक है, गोवा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नगरीकरण का मतलब होता है शहर, तो गोवा जो राज्य है ना उसमें शहर ज़्यादा हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे 219 नंबर प्रश्न है कि भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है। तो भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है आपका गोवा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या बराबर है पुरुषों की और महिलाओं की भी। 220 है कि भारत के किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। तो महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है तो केरल राज्य। ठीक है, और आपको पता है कि केरल जो है भारत का सबसे शिक्षित राज्य है। ओके, तो केरल में क्या है कि महिलाओं की संख्या सबसे ज़्यादा है पुरुषों की तुलना में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 221 नंबर प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो जनसंख्या घनत्व कहने का मतलब कि मान लीजिए कि एरिया है 1 किलोमीटर का। अब 1 किलोमीटर के अंदर कितने लोग रहते हैं, मान लीजिए कि इसके अंदर 500 लोग रहते हैं, और यहाँ पे एक एरिया है 1 किलोमीटर का किसी दूसरे राज्य के, तो यहाँ पे रहते हैं 1200 लोग। तो जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा कहाँ है, यहाँ पर है। ठीक है, इस वाले में, क्योंकि 1200 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर के अंदर ही, यहाँ पे तो कम ही है। तो इस प्रकार से मतलब कि जगह ज़्यादा और लोग कम रहते होंगे, तो कहाँ रहते हैं सबसे ज़्यादा, तो आपका राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व बहुत कम है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे 222 नंबर प्रश्न है कि भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है। तो सर्वाधिक बड़ी जनजाति जो है वो आपका गोंड है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 223 नंबर प्रश्न है कि भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्यों को इंगित करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि ये हमारा देश भारत है, कुछ इस प्रकार से भारत हमारा देश है। हम यहाँ पे नक्शा नहीं बना पा रहे हैं मोबाइल पर ठीक से, तो आप लोग इसको थोड़ी सी मैनेज कीजिएगा। ये मान लीजिए कि हमारा भारत है। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए ये पूछ रहा है कि पूर्वी में कौन है और पश्चिमी में कौन है। तो देखिए यहाँ पे पूर्वी में बात करें यहाँ, तो ये है आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये पूर्व की ओर, और यहाँ पर आपको पड़ता है राजस्थान। ठीक है, ये राजस्थान पड़ता है।
तो पश्चिम की ओर राजस्थान है और पूर्व की ओर अरुणाचल प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे 224 नंबर प्रश्न है कि भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि है। तो सर्वाधिक प्राचीन लिपि कौन सी है? तो ब्राह्मी लिपि है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 225 नंबर प्रश्न है कि भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो एसटीडी सेवा की शुरुआत दोस्तों हुआ था पहली बार 1960 में। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 226 नंबर प्रश्न है कि भारत एशिया के किस भाग का हिस्सा है? तो दोस्तों आपको पता होगा कि एशिया देश में बहुत सारे देश आते हैं, एशिया महादेश में, जैसे भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, उसके बाद आपको चीन, रूस, अफगानिस्तान, जितने भी देश हैं जो आस पड़ोस में हैं वो सब एशिया महादेश में आते हैं। ठीक है, तो भारत जो हमारा है यहाँ पर आपको पड़ जाता है सागर। ठीक है, इधर पड़ता है आपका श्रीलंका। ओके, तो ये जो है ना, अब फिर इधर साइड में आपको एशिया फैला हुआ है, तो ये पड़ता है आपका दक्षिणी एशिया में। ठीक है, नीचे का दक्षिणी एशिया ये है। ठीक है, दक्षिणी एशिया, तो राइट आंसर डी हो जाएगा हमारा, दक्षिणी एशिया में पड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो 227 नंबर है कि भारत का प्रथम निगमीकृत मुख्य बंदरगाह है। तो निगमीकृत मुख्य बंदरगाह की बात करें तो वो है आपका एनौर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न की बात करें 228 नंबर प्रश्न है कि भारत का सबसे गहरा तथा स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है? तो सबसे गहरा बंदरगाह की बात करें तो विशाखापत्तनम यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं 229 नंबर प्रश्न है कि भारत में कितने जलमार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में अधिसूचित किए जा चुके हैं? तो कितने जलमार्ग हैं जो राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में अनुसूचित किए जा चुके हैं? तो 4 जलमार्ग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा, 4। अगला प्रश्न देखते हैं 230 नंबर प्रश्न है कि विश्व की विशालतम सड़क प्रणालियों में भारत का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों भारत का स्थान है सड़क के मामले में दूसरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, दूसरा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे 231 नंबर प्रश्न है कि भारत में कुल यात्री परिवहन में सड़क परिवहन का योगदान कितना है? तो कुल यात्री परिवहन की बात करें तो सिर्फ वहाँ पे वैसा सड़क जहाँ पे सिर्फ यात्री जाते होंगे। ठीक है, सिर्फ यात्री, और वैसी सड़क जहाँ पे सिर्फ परिवहन करता हो। तो परिवहन ज़्यादा चलते हैं, आदमी कम चलते हैं। ठीक है, ये इंडिया की महानता है या दुर्दशा है पता नहीं, लेकिन लोग पैदल जाने के बजाय, साइकिल से चढ़ने के बजाय अपने मोटरसाइकिल या कार में जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा हमारा हो जाएगा 80%। तो 80% सड़क परिवहन से होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे 232 नंबर प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है आपका NH7। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं 233 नंबर प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है? तो तेल शोधनशाला स्थित है आपका जामनगर में। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो पवन ऊर्जा के उत्पादन में 5वां स्थान रखता है भारत। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 235 नंबर प्रश्न है कि भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। तो जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल आपको पाया जाता है पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है, यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 236 नंबर प्रश्न है कि बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बुक्सा बाघ परियोजना दोस्तों जो स्थित है ना, वो पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 237 नंबर प्रश्न है कि भारत के उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का विस्तार अधिकतम है? तो भारत के उत्तरी मैदान में हम बात करें तो उत्तर साइड में यहाँ पे दिल्ली, मध्य प्रदेश और यहाँ पे उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इस सब क्षेत्रों में ना जलोढ़ मिट्टी ज़्यादा पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे 238 नंबर प्रश्न है कि वह प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है
जिसे भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया गया था? तो आपको पता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ कॉर्बेट नेशनल पार्क दिया है, तो ध्यान रखिएगा, आपको घबराना नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे 239वां प्रश्न है कि भारतीय गेंडे कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों भारतीय गेंडे पाए जाते हैं आपको काजीरंगा अभ्यारण्य में। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 240 नंबर प्रश्न है कि भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य है? तो भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला जो राज्य है ना, वह है आपका गोवा। ऑप्शन नंबर बी सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, गोवा, क्योंकि गोवा ज़्यादातर जो जनसंख्या है, आबादी है, वो शहर में निवास करता है। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। 241 नंबर प्रश्न है कि भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो वो भीमबेटका। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 242 नंबर प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है? तो दोस्तों नेपाल जो देश है ना, भारत के उत्तरी क्षेत्र में है। ठीक है, जो एशिया में पाया जाता है। हम बात करें तो आपको उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक है, ये सब भी राज्य क्या करते हैं, नेपाल से मिलते हैं, और साथ में सिक्किम भी है। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश, बिहार तो है नहीं, सिक्किम है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो सिक्किम से कौन मिलता है आपको? तो बिहार, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, ये सब आपको नेपाल से मिलते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न की बात करें तो 243 नंबर है कि जून से सितंबर के बीच भारत में कौन सी ऋतु रहती है? तो जून से सितंबर के बीच वर्षा ऋतु रहती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों भारत का सबसे प्राचीन भूखंड है, तो भारत का सबसे प्राचीन भूखंड कौन सा है? वह है आपका प्रायद्वीपीय पठार। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें और 245 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है? तो कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है? तो वो हो जाएगा आपका माउंट एवरेस्ट। दोस्तों माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। माउंट एवरेस्ट नेपाल देश में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे बात करें 246 नंबर का, तो इनमें कौन केरल को तमिलनाडु से मिलाता है? तो कौन है इनमें से जो केरल को तमिलनाडु से मिलाता है? तो ये हो जाएगा पाल घाट। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा, पाल घाट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे 247 नंबर प्रश्न है कि भारत के अक्षांशीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है? तो अक्षांशीय विस्तार में दोस्तों लगभग आपको 30 डिग्री का अंतर है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 248 नंबर प्रश्न है कि भारत के देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है? तो देशांतरीय विस्तार में दोस्तों लगभग 30 डिग्री का ही अंतर है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 249 नंबर प्रश्न है कि भारतीय रंगमंच में अवनिका पर्दा का आरंभ किन्होंने किया? अवनिका पर्दा का आरंभ किसने किया था? तो यूनानियों ने किया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 250 नंबर प्रश्न है कि भारत में स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो भारत में स्वर्ण मुद्राएं चलाने वाले थे यूनानी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यूनानी। अगला प्रश्न की बात करें तो 251 नंबर प्रश्न है कि मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में विभक्त था? तो जो मेगास्थनीज आया था भारत में, उसके अनुसार भारत पहले कितने समाजों में विभक्त था? तो टोटल आपको 7 भागों में विभक्त था। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। 252 नंबर प्रश्न है कि भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया? तो भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग जो आरंभ करने वाले थे वह थे कनिष्क। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 253 नंबर प्रश्न है कि भारत में 10 फरवरी को किस रूप में मान्यता प्राप्त हुई है? तो भारत में 10 फरवरी तो मनाया जाता है आपका राष्ट्रीय स्वच्छ दिवस। यहाँ पे 10 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 254 नंबर प्रश्न है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितने समय का अंतर होता है?
तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितने का अंतर होता है? तो टोटल आपको मिल जाएगा अंतर 5 घंटे 30 मिनट का। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 255 नंबर प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है? तो विश्व का बात करें तो सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है आपका आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो भारत में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। 256 नंबर प्रश्न है कि कौन सा वार्षिक मेला ऊँट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा वार्षिक मेला ऊँट के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है आपका पुष्कर मेला। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पुष्कर मेला जो ऊँट के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं। 257 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा एक काल्पनिक रेखा है, ठीक है ना। तो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इनमें से कौन आ जाएगा इसके क्षेत्र में? तो झारखंड आता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बिहार थोड़ा सा ऊपर पड़ जाता है, हिमाचल प्रदेश और ऊपर है, और उत्तर प्रदेश भी बिहार के सिमिलर ही है। तो झारखंड थोड़ा सा आपको नीचे पड़ता है, यहाँ पे झारखंड पड़ता है, ठीक है। बिहार के थोड़ा सा नीचे झारखंड पड़ता है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको उत्तर प्रदेश पड़ जाता है, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश पड़ता है। तो ये कर्क रेखा ऐसे गुजर जाती है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पे 258 नंबर प्रश्न है कि हिमालय की श्रेणी में कौन सा प्राचीनतम है? तो हिमालय की श्रेणी में प्राचीनतम है आपका बृहत हिमालयी क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 259 नंबर प्रश्न है कि पटकाई बुम, नागा हिल और लुसाई हिल भारत के किस भूभाग में है? पटकाई बुम, नागा हिल, लुसाई हिल भारत के किस भूभाग में है? तो ये हो जाएगा आपका पूर्वोत्तर विभाग में है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पूर्वोत्तर भाग की बात करें तो ये हमारा इंडिया है इस प्रकार से, और ये ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। और पता नहीं यहाँ पर, ओके। तो ये पूर्वोत्तर भाग है और ये इसी भाग में है सभी, पटकाई बुम भी, नागा हिल भी, लुसाई हिल भी। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे 260 नंबर प्रश्न है कि भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो भारत में मुगल वंश का संस्थापक था आपका बाबर। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाबर का लड़का का नाम क्या था? तो हुमायूं। हुमायूं का लड़का का नाम था आपका अकबर, ठीक है। अकबर का जहांगीर, जहांगीर का शाहजहाँ, शाहजहाँ का औरंगजेब। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। यहाँ पर आपको 261 नंबर प्रश्न है कि खनवा और घाघरा का युद्ध किस मुगल शासक ने लड़ा? तो खानवा और घाघर का युद्ध जो था वो आपका बाबर ने लड़ा था, ठीक है ना। बाबर ने लड़ा था। पहली बार जब भारत आया था बाबर तो खानवा का युद्ध लड़ा था और घाघरा का युद्ध लड़ा था, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे 262वां प्रश्न है कि चौसा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? तो चौसा जो बिहार के बक्सर जिले में है, तो ये युद्ध हुआ था आपका हुमायूं और शेरशाह के बीच में, ठीक है। हुमायूं और शेरशाह के बीच में। दोस्तों शेरशाह जो था वो पहले राजपूत था, ठीक है ना। फिर बाद में उसने इस्लाम को कबूल किया था, लेकिन ये पहले राजपूत ही था शेरशाह। अगला प्रश्न देखते हैं। आपको ये बताना है कि शेरशाह का मकबरा कहाँ था, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आपका ये पहला प्रश्न है आज का कि शेरशाह का मकबरा कहाँ पर है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों 263 नंबर प्रश्न है कि सुलह कुल की नीति किसने अपनाई? तो सुलह कुल की नीति अपनाने वाले थे आपका अकबर ने, अकबर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये कब अपनाई थी? तो दोस्तों यहाँ पे मान लीजिए कि दिल्ली है, ये है अजमेर, ठीक है। अब देखिए अजमेर जो है वो भारत के ही अंदर में आता था, तो ये अकबर चाहते थे कि अजमेर पर कब्जा कर लिया जाए। तो अजमेर पे कब्जा करने के उपरांत में क्या होगा कि खून खराबा ज़्यादा होगा, सैनिक ज़्यादा मारे जाएंगे। तो इन्होंने क्या करा कि शादी की रास्ता अपनाया। उन्होंने कहा कि अजमेर के जो राजा थे ठीक है ना, वो जो जोधा, ठीक है, तो उनसे शादी का प्रस्ताव रखा कि शादी कर लीजिए, ठीक है, और शादी कर लेंगे तो युद्ध नहीं होगा और दोनों एक हो जाएंगे। तो अकबर ने ये रास्ता अपनाया था सुलह कुल की, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर 264 नंबर प्रश्न है कि इतिहासकारों ने राष्ट्रीय सम्राट का दर्जा किसे दिया है? तो इतिहासकारों ने राष्ट्रीय सम्राट का दर्जा दिया है आपको अकबर को। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अकबर बहुत बढ़िया राजा था उस टाइम पे। हम बात करें तो अब पता नहीं देखने कौन गया उस टाइम पे यार,
अब जो इतिहासकार बोले हैं तो बोले हैं, वहीं देख रहे हैं। लोग कहते हैं कि ये सब महान थे। महान कैसे हो सकते हैं? लोगों को जो मार रहे हैं वो महान कैसे हो सकता है? अशोक सम्राट है, ये महान कैसे हो सकते हैं? अपने भाइयों को मार डाला यार, ये महान बोलते हैं लोग। पता नहीं कैसे कैसे लिखने वाले हैं। 265 नंबर प्रश्न है कि भारत 22 क्या है? भारत 22 क्या है दोस्तों? तो ये है आपका सेबी का नया विंग, सेबी का नया विंग है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 256 नंबर प्रश्न है 66 कि भारत में सबसे पहले रेडियो स्टेशन कहाँ स्थापित किए गए थे? तो सबसे पहले रेडियो स्थापित किया गया था आपको दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 267 नंबर प्रश्न है कि भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है आपका ऑप्शन नंबर बी बम्बई स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे 268 नंबर प्रश्न है कि भारत में राजकोषीय नीति में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य शामिल नहीं है? तो भारत में राजकोषीय नीति में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य शामिल नहीं है? तो शामिल नहीं है पूर्ण रोजगार। ठीक है, पूर्ण रोजगार ये शामिल नहीं है, क्योंकि ये जानते हैं कि ये सरकार की विफलता है, ससुर ये दे नहीं पाते हैं रोजगार। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 269 नंबर प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन वाली बकरी कौन सी है? तो दूध उत्पादन वाली बकरी जो है ना वो है आपका जमुनापरी। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जमुनापरी। अगला प्रश्न देखते हैं। 270 नंबर प्रश्न है कि भारत में हायसिंथ नाम जंगली घास किस महाद्वीप से आई? तो ये एक घास है जिसका नाम है हायसिंथ। ठीक है ना, ये जंगली घास है। तो ये आपको दक्षिणी अमेरिका से आई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा नाम सही हो जाएगा, दक्षिणी अमेरिका। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे 271 नंबर प्रश्न है कि प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव मनाया जाता है आपको जयपुर में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 सही हो जाएगा, जयपुर। ठीक है, हाथी महोत्सव याद रखिएगा। 272 नंबर प्रश्न है कि मे दम में फाई किस प्रदेश का त्यौहार है? मे दम में फाई किस प्रदेश का त्यौहार है? तो ये है आपका असम का। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 273 नंबर प्रश्न है कि गुरुमुखी, गोडरी और सिंधु लिपि की उत्पत्ति किस लिपि से हुई है? तो इसका राइट आंसर होगा शारदा लिपि से, शारदा लिपि से। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। दोस्तों 274 नंबर प्रश्न है कि एजुत चांद पुराकारम किस प्रदेश का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है? तो एजुत चांद पुराकारम जो है ना वह है केरल का। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, केरल। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 275 नंबर प्रश्न है कि वासव श्री पुरस्कार किस सरकार द्वारा दिया गया था? तो वासव पुरस्कार दिया गया था आपको कर्नाटका के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 277 नंबर प्रश्न है कि तोमर राजपूतों द्वारा बनवाया गया किला राज पिथौरा कहाँ है? तो किला राज पिथौरा कहाँ है? तो आपका मिल जाएगा नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। पता नहीं दिल्ली में ऐसे क्या खास बात थी कि सब दिल्ली में ही आते थे। 278 नंबर प्रश्न है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1969 में। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 279 नंबर प्रश्न है कि भगत आंदोलन निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित है? तो भगत आंदोलन निम्नलिखित में से आपको मिल जाता है भील में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, भील, भगत आंदोलन निम्नलिखित भील जनजाति। अगला प्रश्न देखते हैं। 280 नंबर प्रश्न है कि एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से किस वंश से संबंधित है? तो एलिफेंटा की गुफाएं दोस्तों स्थित है आपका राष्ट्रकूट में। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है ये। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 281 नंबर प्रश्न है कि केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय भाषा संस्थान स्थित है दोस्तों आपका मैसूर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 282 नंबर प्रश्न है कि भारत संगीत में अभंग किस देवता का भजन है? अभंग किस देवता का भजन है? तो विट्ठल, किसका? विट्ठल का। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा, विट्ठल। ठीक है, अभंग।
283 नंबर प्रश्न है कि भारतीय मूल के निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का नाम यरूशलेम में भारतीय धर्मशाला से जुड़ा हुआ है। तो यरूशलेम भारतीय धर्मशाला से जुड़ा हुआ है किस व्यक्ति का नाम, तो शेख महमूद मुनीर हसन अंसारी का। ठीक है, शेख महमूद मुनीर हसन अंसारी, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 284 नंबर प्रश्न है कि नृत्य रूप लटा पद किस नृत्य से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भरतनाट्यम, भरतनाट्यम, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 285 नंबर प्रश्न है कि प्राचीन भीमा देवी मंदिर किस प्रदेश में है। तो प्राचीन भीमा देवी मंदिर आपको हरियाणा में है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 286 नंबर प्रश्न है कि 13 ताली नृत्य किस प्रदेश का नृत्य है। तो 13 ताली आपका राजस्थान का है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 287 नंबर प्रश्न है कि दोनी पोलो किस प्रदेश की जनजाति का धर्म या रीति है। दोनी पोलो किस प्रदेश की जनजाति का धर्म रीति है। तो आपका अरुणाचल प्रदेश की, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। यहाँ पे 288 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी गुफाएं महाराष्ट्र में नहीं है। तो महाराष्ट्र में कौन सी गुफा नहीं है, तो बाघ की गुफाएं महाराष्ट्र में नहीं है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी का तीनों है स्थित। ठीक है दोस्तों। 289 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या नागर, द्रविड़ और वेसर की सही व्याख्याएं हैं। तो इसमें से जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 3 संगीत घराने। ठीक है, 3 संगीत घराने हैं नागर, द्रविड़ और वेसर। अगला प्रश्न देखते हैं 291 नंबर प्रश्न है कि केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान कहाँ स्थित है। तो केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान स्थित है आपका जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 292 नंबर प्रश्न है कि केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान कहाँ स्थित है। तो केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान स्थित है आपका ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 293 नंबर प्रश्न है कि मैत्री मंदिर कहाँ स्थित है। तो मैत्री मंदिर स्थित है आपका पुदुचेरी में, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं इस्कॉन की स्थापना कब हुई। इस्कॉन की स्थापना दोस्तों हुआ था आपको 1966 में, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा 1966। दोस्तों यहाँ पे अगला प्रश्न है कि जोधपुर के निकट ओसिया का मंदिर का शहर किस राजाओं ने बनवाया था। तो ओसिया का मंदिरों का शहर किसने बनवाया था। तो आपका यहाँ पे प्रतिहार ने बनवाया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे 296 नंबर प्रश्न है कि एमराल्ड बुद्ध का मंदिर कहाँ है। एमराल्ड बुद्ध का मंदिर कहाँ है। तो आपका थाईलैंड में है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 297 नंबर प्रश्न है कि कलोल निम्नलिखित प्रभावों में से सबसे प्रभावशाली आंदोलन में से एक का नाम है। कलोल एक आपको आंदोलन का नाम है, तो ये किस राज्य में था और कब का था ये। ठीक है, तो ये बांग्ला का था। ठीक है, बांग्ला। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे 298 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार यंत्र पूजा के रूप में मनाया जाता है। तो कौन सा त्यौहार है जो यंत्र पूजा के रूप में मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा विश्वकर्मा जयंती। ठीक है, और विश्वकर्मा जयंती के दिन ही आपको पूजा यंत्र के रूप में मनाया जाता है। प्रतिवर्ष आपको 17 सितंबर को मनाया जाता है आई थिंक। ठीक है, 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती। अगला प्रश्न देखते हैं 299 नंबर प्रश्न है कि भारतीय कथाओं के अनुसार निम्नलिखित में से किसने शिव तांडव स्रोत गाया था। तो शिव तांडव स्रोत किसने गाया था। तो रावण ने गाया था। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, रावण। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है यहाँ पे इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है 300 नंबर। ओके, निम्नलिखित में से किस नृत्य को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गरीबों की कथकली कहा था। तो दोस्तों ये कौन सा ऐसा नृत्य है जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गरीबों की कथकली कहा था। तो ये इसका जो राइट आंसर होगा ओटाम थुलाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ओटाम थुलाल को कहा था। तो दोस्तों ये रहे आपको टोटल 100 प्रश्न। ऐसे करके हम लोग पूरा जीके पढ़ लेंगे। तो वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। यदि आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।